अस्सलामुअलैकुम जमात हफ्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 44वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। 44वें दिन में हमें हिस्सा देखना है, वो है सह आबादी अजसाम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है 3 डायमेंशनल सॉलिड्स फिगर। उसमें हम दो खास अजसाम के ताल्लुक से देखेंगे, जिससे पहला है अहराम और दूसरा है मंशूर। अहराम और मंशूर, अहराम के लिए इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पिरामिड और मंशूर के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रिज्म। इसके ताल्लुक से आपको यहाँ पर उन्होंने कुछ मुस्ततिली मंशूर, इसी तरह से मकब, मुरब्बई हरम या मुरब्बई अहराम, इसी तरह से मंशूर मुसल्लसी, इसके ताल्लुक से आपको ये बातें बताई हैं। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने कुछ और बात आपको बताई है मंशूर और अहराम के ताल्लुक से कि इनमें क्या फ़र्क होता है। इस फ़र्क को अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसी तरह से मुदव्विर, इस्तिवाना, मखरूत, कुर्रा, ये जो आपकी 3 डायमेंशनल फिगर्स होती है, उसके ताल्लुक से उन्होंने वहाँ पर थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन की बात की है, उसको आप लोग रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर इन्होंने अजसाम के ताल्लुक से या अशकाल के ताल्लुक से बात की, जिसमें सबसे पहले है मुस्ततिली मंशूर। तो आप देखेंगे तो उसका जो हिस्सा है या बेस है, जो कायदे का हिस्सा है, वो मुस्ततिल नुमा है, इसलिए उसको कहा जाता है मुस्ततिली मंशूर। उसमें रास की तादाद, सतहें कितनी हैं, किनारे कितने हैं, उसके बाद दायरवी किनारे कितने हैं, दायरवी सतहें कितनी हैं, तो उन सारी बातों के ताल्लुक से यहाँ पर इन्होंने ये एक टेबल आपको डिटेल में बना करके बताया है और उसके ताल्लुक से उन्होंने बातें लिख करके बताई। जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप तो मुदव्विर, इस्तिवाना है और मखरूत है, इसके अंदर कुछ सतहें जो है वो गोल गोल हैं, कुर्रा है इसमें गोल सतहें, तो उसको वो कहते हैं दायरवी सतहें। तो दायरवी सतहें कितनी हैं, ठीक है, उसके ताल्लुक से आपको ये सारी बातें बताई गई। तो दायरवी किनारे इस तरह के बॉक्स टाइप जो जगह रहेंगी या बॉक्स टाइप जो आपकी अशकाल रहेंगी, जो बॉक्स टाइप सॉलिड फिगर्स रहेंगी, उसमें दायरवी किनारे और दायरवी सतहें नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने डैश लगा करके बताया। एक जगह जहाँ आपका ध्यान मैं लाना चाहूँगा वो है मुदव्विर, इस्तिवाने के ताल्लुक से। तो उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं कि दायरवी किनारे, ठीक है, तो दायरवी किनारे लिखे उन्होंने 2 और दायरवी सतह उसकी जगह लिखा उन्होंने 1, ठीक है। तो ये जो इस तरह से घूमी हुई सतह होती है उसको वो दायरवी सतह कह रहे हैं, तो वो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मश्क करेंगे हिस्से में उन्होंने इस तरह से पहले फ़र्क का मामला रखा है अहराम और मंशूर, फिर इसके बाद दो साख्त बनाने के लिए उन्होंने कहा है और फिर इसके बाद ये एक तरह से डिटेल में क्वेश्चन, इसको हम लोग और ईमान और अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे और फिर आखिर में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अहराम और मंशूर में क्या फ़र्क होता है और कैसे हम उनकी शनाख्त वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए सारी बातों को हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला सवाल आपको देखने मिला होगा कि अहराम और मंशूर में फ़र्क लिखिए। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो तस्वीर रखी गई है, ठीक है, और उसके साथ में आपको ये दूसरी तस्वीर देखने मिलेगी। दोनों में आपको ख़ास फ़र्क समझते आना चाहिए। इसी तरह से मज़ीद दो तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही है, आप उनमें भी वही फ़र्क को देखने की कोशिश कीजिए। जैसे ये तस्वीर आपके सामने है और दूसरी तस्वीर आपके सामने ये है। आप देखोगे तो इस तरफ राइट साइड में दोनों तस्वीर बनी हुई हैं, उसमें आपको देखने मिलेगा कि कायदे का हिस्सा भी है और ऊपर के तरफ भी आपको सतह देखने मिलेगी, फेस देखने को मिलेगा, कुछ प्लेन जैसा हिस्सा देखने मिलेगा। दोनों कायदे में भी आपको वो फेस है या सतह है, सरफेस है, और ऊपर भी आपकी सरफेस है। लेकिन इस तरफ की दोनों तस्वीर में आप देखते हो तो ऊपर आपकी सतह नहीं है, बल्कि ऊपर आपका इस तरह से पहाड़ी की चोट नुमा हिस्सा है, जिसे आप लोग कह सकते हैं नोकदार हिस्सा है। सिर्फ एक ही सतह है, कायदा ही है, कायदे की तरफ एक सतह, ऊपर की तरफ सतह नहीं है। तो ये खास फर्क है जिसकी वजह से हम अहराम और मंशूर को पहचान सकते हैं, पिरामिड और प्रिज्म को पहचान सकते हैं। तो अहराम के अंदर कायदे की सतह होती है और दूसरी तरफ नोकदार हिस्सा होता है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। और मंशूर में या प्रिज्म में दोनों तरफ निचली सतह और ऊपरी सतह दोनों तरफ आप लोगों की मुतवाजी सतह होती है। दोनों में से किसी भी जगह पे आपको इस तरह से नोकदार हिस्सा देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने कहा था आपको कि तारीफ उन्होंने ऑलरेडी आपको पीडीएफ में दी है, तो वही तारीफ मैंने यहाँ पर भी आपके सामने पेश कर दी है। लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल या इतनी अच्छी तस्वीर के साथ में आपको वो वहाँ पर पीडीएफ में देखने नहीं मिलेगा। कम से कम आपको जवाब में ये 2 लाइन तो लिखते आना ही चाहिए, ताकि सारी बात आपके मार्क्स वगैरह ताल्लुक से वाज़ेह हो जाए। अगर आप चाहें तो इस तरह से नोटबुक के अंदर एक डायग्राम वगैरह बना करके और अच्छे से उसको आप लोग लिख करके रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 सवाल देखने मिलेंगे, जिसमें है मुरब्बई अहराम की साख्त बनाइए और मुसल्लसी अहराम की साख्त बनाइए। अब मुरब्बई अहराम
जो इस तरह का होता है, ठीक है, और मुसल्लसी अहराम जो इस तरह का होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसको मुरब्बई अहराम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप लोग उसका कायदा का हिस्सा देखोगे तो ये जो आपका कायदा है ये आपका मुरब्बा नुमा आपको देखने मिलेगा, इसलिए इस शक्ल को नाम दिया जाता है मुरब्बई अहराम। बेज की वजह से ऊपर नोक का हिस्सा ही नहीं, वो अहराम तो है लेकिन निचली सतह कौन सी आपकी है, मुरब्बा नुमा है, इसलिए नाम दिया गया है मुरब्बई और अहराम। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो निचली सतह जो आपकी है वो समोसे की जैसी है, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि वो आपका जो है वो मुसल्लस है, इसीलिए उसका नाम दिया जाता है मुसल्लसी अहराम। तो बेज को देख करके या कायदे को देख करके नाम देने का तरीकेकार होता है, ये भी आपको यहाँ पर सीखना है। इसकी साख्त वगैरह के ताल्लुक से और भी अलग अलग साख्त बनाई जा सकती हैं, जैसे यहाँ पर डॉट वगैरह लगा हुआ है या कुछ और भी अंदाज में साख्त बनाई जा सकती है। बहरहाल ये मुरब्बई है तो उसके निचला हिस्सा मुरब्बा नुमा होना चाहिए, और जो मुसल्लसी है तो उसका निचला हिस्सा या कायदे का हिस्सा मुसल्लसी होना चाहिए। इस बात को आपको खास ज़हन नशीन करते हुए आगे चलना है। आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने आपको इस तरह का टेबल पेश किया है। टेबल के अंदर उन्होंने कुल मिलाकर के 6 अशकाल के नाम बताए हैं, जिसके अंदर हम लोगों को रास, सतह और किनारे इनके ताल्लुक से हमको बताते आना चाहिए। रास को हम लोग इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं और उसी लिहाज से उसको वी से जाहिर किया जाता है। सतह को हम लोग फेस कहते हैं, इसलिए उसको एफ से जाहिर किया जाता है, और किनारे को हम लोग एज कहते हैं, इस लिहाज से उसको ई से जाहिर किया जाता है। तो इंग्लिश में अगर कहें तो वर्टेक्स, फेसेस और एजेस, इसके ताल्लुक से बताना है। वी एफ ई इस तरह से शॉर्ट में उसको लिखा जाता है। थोड़ा सा अगर हम लोग इंग्लिश के नाम की बात करें तो ये स्क्वायर प्रिज्म, मुरब्बई मंशूर, उसके बाद मुरब्बई अहराम के लिए स्क्वायर पिरामिड लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद पेंटागोनल प्रिज्म और पेंटागोनल पिरामिड, मुखम्मसी मंशूर, मुखम्मसी अहराम के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह से आपको देखने मिलेगा हेक्सागोनल प्रिज्म और हेक्सागोनल पिरामिड, मुसद्दसी मंशूर, मुसद्दसी अहराम, इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। आपको इत्मीनान रखना है, हम एक एक बात को डिटेल में समझेंगे, क्यों वैसे नाम दिए गए हैं, किस तरह से उसकी वी की वैल्यू निकलती है, कैसे एफ की वैल्यू निकलती है, कैसे ई की वैल्यू निकलती है, और इन तीनों वैल्यू में क्या कोई खास ताल्लुक भी होता है, उसके ताल्लुक से भी हम आगे देखने वाले हैं। तो इस तरह से आपके सामने हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपको तस्वीर देखने मिलेगी, अगर आप ध्यान देते हो तो इसका नाम आपको ज़हन-नशीन रखना है, वो है मुरब्बई मंशूर या स्क्वायर प्रिज्म। अगर निचला हिस्सा देखते हैं आप लोग तो ये आपका स्क्वायर नुमा है, मुरब्बई नुमा है, ठीक है, और ऊपरी हिस्सा भी आपका सेम टू सेम उसी तरह से है, जिसको हम लोग मुरब्बई हिस्सा कह सकते हैं। इसी लिहाज से नाम दिया गया है मुरब्बई मंशूर, स्क्वायर के हिसाब से नाम दिया गया है स्क्वायर प्रिज्म। इनमें हमें बात करनी है वर्टेक्स की, फेस की और एजेस की। अब वर्टेक्स यानी जो कोने रहेंगे, जो रास रहेंगे, वो तो कोने अगर गिनते हैं आप लोग तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक कोना देखने मिलेगा, यहाँ पर एक कोना देखने मिलेगा, यहाँ पर एक कोना देखने मिलेगा, यहाँ पर एक कोना। तो निचली सतह देखते हैं तो वहां पर आपको नीचे की तरफ 4 कोने देखने मिलेंगे। इसी तरह से ऊपर भी आपको 4 कोने देखने मिल सकते हैं। तो ये आपका कुल मिलाकर के 8 कोनों का मामला है। इस सतह या इस तस्वीर में, इस सॉलिड फिगर के अंदर आपको 8 वर्टेक्स देखते आने चाहिए। उसके बाद रही बात फेसेस की या सतह की, तो सतह के ताल्लुक से हम बात कर सकते हैं। सतह किसे कहेंगे हम लोग, तो इस तरह से जो सामने की तरफ सतह है, सब पीछे की तरफ सतह है, लेफ्ट में सतह, राइट में सतह, ऊपर और नीचे। तो कुल मिलाकर के आप किसी भी डब्बे को जब देखोगे तो वो डब्बा आप लोग देखोगे तो उसमें 6 सतह होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फेसेस आर 6। उसके बाद एजेस, एजेस किसे कहते हैं, जो इस तरह से जो डंडी तैयार होती है, जैसे आप लोग नीचे काउंट करते हो डंडियां, तो ये एक डंडी हो गई आपकी, यहाँ पर ये दूसरी डंडी हो गई, यहाँ पर ये तीसरी डंडी हो गई, ये चौथी डंडी हो गई। तो नीचे की तरफ 4 डंडियां हैं। उसी तरह से ऊपर भी मजीद 4 डंडियां हैं, 1 2 3 4। देखिए मैं आपको कैसे गिनना है वो सिखा रहा हूँ। तो नीचे की तरफ 4 डंडियां हो गई, ऊपर की तरफ 4 डंडियां हो गई। अब उसके बाद खड़ी खड़ी डंडियां देखते हो तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो कुल मिलाकर के आप लोग कहेंगे कि 4 4 4 यानी 12 डंडियां हैं, 12 किनारे हैं, 12 एजेस हैं। तो ये एक पहली तस्वीर थी जिसको मैंने मुरब्बई मंशूर को या स्क्वायर पिरामिड को आपको डिटेल में एक एक चीज कैसे निकाली जाती है, कहाँ कहाँ पर वर्टेक्स है, कहाँ कहाँ पर फेसेस है, कहाँ कहाँ पर एजेस है, सारे काउंट करके आपको बताए हैं। उसी के ताल्लुक से दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं मुरब्बई अहराम या स्क्वायर पिरामिड। इसको पिरामिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊपर नोकदार हिस्सा है, ठीक है। स्क्वायर क्यों कहते हैं या मुरब्बई क्यों कहते हैं, क्योंकि निचली तरफ देखेंगे आप लोग तो आपको इस तरह से स्क्वायर दिखाई देगा, मुरब्बा दिखाई देगा। इसके अंदर वर्टेक्स, फेसेस और एजेस कहाँ कहाँ पर है, तो वर्टेक्स के लिए कहा जा सकता है कि नीचे की तरफ आपको 4 कोने देखने मिलेंगे, 1 2 3
और 4, एक कोना आपको ऊपर देखने मिलेगा। तो इस तरह से आपके वर्टेक्स कितने हो जाते हैं, 5 वर्टेक्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद फेस अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक सतह नीचे है और कुल मिलाकर के 4 सतह हैं जो खड़ी सतह हैं। तो इस तरह से आपका जवाब आएगा, कुल मिलाकर के फेसेस जो आपकी वो 5 है। एजेस की बात करते हैं हम लोग तो किनारे, तो नीचे आपको देखने मिलेगा 4 किनारे हैं। तो ये 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3 और ये 4। तो 4 डंडियां आपको नीचे तरफ देखने मिलेंगी। खड़ी खड़ी डंडियां देखते हो तो ये 1, फिर इसके बाद ये 2, फिर इसके बाद ये 3 और ये 4। तो इस तरह से कुल 4 डंडियां नीचे की तरफ है, 4 डंडियां खड़ी हैं। तो इस तरह से आपको देखने मिलेगा, आपका जवाब आएगा 8। तो ये आपको फेसेस, वर्टेक्स और एजेस स्क्वायर पिरामिड के ताल्लुक से देखते आनी चाहिए। दोनों तस्वीर में मैंने डिटेल्स में आपके सामने बातों को पेश किया है। आगे बढ़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे जो मुखम्मसी मंशूर है या पेंटागोनल प्रिज्म है उसके ताल्लुक से। पेंटा ये लफ्ज इस्तेमाल होता है 5 के लिए, मुखम्मस या खामसा ये लफ्ज इस्तेमाल होता है 5 के लिए, और इसी लिहाज से इसका नाम दिया गया पेंटागोनल या मुखम्मसी। अगर आप ध्यान देते हो तो निचले हिस्से में आपको ये 5 जिलों वाली कायदा नुमा हिस्सा देखने मिलेगा, इसी लिहाज से इसको कहा जाता है पेंटागोनल या मुखम्मसी। और ऊपर की तरफ भी आपको वही हिस्सा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नाम का जो मामला है वो आपको समझते आना चाहिए। इसके ताल्लुक से ये वर्टेक्स, फेसेस और एजेस का मामला है जो यहाँ पर आपको सामने मैंने पेश कर दिया। आप इनको काउंट खुद करने की कोशिश करेंगे। अगली तस्वीर जो आपके सामने है वो है मुखम्मसी अहराम के ताल्लुक से। अब मुखम्मसी क्यों कहते हैं, तो फिर से आप लोग देखेंगे तो निचली सतह में जो आपको इस तरह से मुखम्मस बना हुआ मिलेगा, पेंटागन बना हुआ मिलेगा। तो ये पेंटागन निचली सतह में है, बेस है, इसीलिए ऐसे उसका नाम दिया जाता है पेंटागोनल। तो मुखम्मसी सतह होने की वजह से कायदा जो मुखम्मसी है इसलिए इसको कहा जाता है मुखम्मसी, और ऊपर की तरफ नोक है इसलिए इसको कहा जाता है अहराम। अब कैसे इसके वर्टेक्स, फेसेस और एजेस काउंट करना है ये आपने सीखे हैं, आपको काउंट करते आने चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम और दो और तस्वीर के ताल्लुक से सीखेंगे, जिसमें आपको ये तस्वीर देखने मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं मुसद्दसी मंशूर या हेक्सागोनल प्रिज्म। तो ये हेक्सा जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है 6 के लिए, और मुसद्दस लफ्ज जो है वो भी इस्तेमाल होता है 6 के ताल्लुक से, तो इसीलिए नाम दिया गया है मुसद्दसी मंशूर। मुसद्दसी क्यों या हेक्सा क्यों, तो आपको देखने मिलेगा जो कायदा आपका है वो इस मरतबा 6 किनारों वाला है। तो ये 3 हो गए, फिर इसके बाद ये 4 हो गया, फिर इसके बाद ये 5 और ये 6। तो इस तरह से 6 जिलई शक्ल जो कायदा नुमा कायदे पर बनी हुई होती है और ऊपरी हिस्से में होती है, इसीलिए से उसको कहा जाता है मुसद्दसी। ठीक है, इसके ताल्लुक से भी आप लोगों को वर्टेक्स, फेसेस और एजेस वगैरह काउंट करते आने चाहिए। तरीकेकार ध्यान में रखिए, आप लोग पहले निचले हिस्से के सारे काउंट कर लिया करें, फिर ऊपरी हिस्से के काउंट कर लिया करें, फिर लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक वगैरह ये सारी चीजें आप लोग काउंट कर लिया करें। आखिरी जो शक्ल आपके सामने है वो कहलाती है मुसद्दसी अहराम या हेक्सागोनल पिरामिड। जैसे मैंने कहा कि हेक्सा का ताल्लुक या मुसद्दस का ताल्लुक 6 से होता है। आप देखेंगे तो जो बेस का हिस्सा है आपका वो फिर से आपको 6 जिलों वाला देखने को मिलेगा, इसी लिहाज से इसका नाम दिया जाता है मुसद्दसी या हेक्सागोनल। और पिरामिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊपर नोकदार हिस्सा है इसलिए उसको कहा जाता है पिरामिड। इसके ताल्लुक से भी हमको वर्टेक्स, फेसेस और एजेस ये सारे के सारे काउंट करते आने चाहिए। आप लोग ये सारे काउंट कीजिए और देखिए और आपको ये जवाब वगैरह देखने मिलेंगे। तो ये सारी बातें जो हमने देखी हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इस तरह का ये सवाल का जो हिस्सा था उसको देखा, फिर हमने सारे नाम के ताल्लुक से बात की। तो ये स्क्वायर प्रिज्म जो था मुरब्बई मंशूर, उसके ताल्लुक से हमने ये काउंट किया और उसको हम लोग लिस्ट के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने राज थे या वर्टेक्स थे, कितनी सतह थी और कितने एजेस थे। इन तीनों नंबरों में एक खास ताल्लुक है, इस खास ताल्लुक को आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक हम अगला हिस्सा देखते हैं तो आपको नाम वगैरह देखने मिलेगा, ये तस्वीर देखने मिलेगी आपको, और इस तरह से आपको ये उनके वर्टेक्स, फेसेस और एजेस देखने मिलेंगे जिनको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। जो ताल्लुक अपने पहले 3 एदाद में देखा होगा वही ताल्लुक आपको ये दूसरे 3 एदाद में 3 नंबरों में देखने को मिलेगा। आप थोड़ा और ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगली जो शक्ल है वो है पेंटागोनल प्रिज्म, और उसके ताल्लुक से भी हमने ये सारी बातें सीखी हैं। फिर उसके बाद पेंटागोनल पिरामिड, जो यहाँ पर हमने लेफ्ट में पिरामिड तैयार किया है, और उसके ताल्लुक से आपको ये नंबर्स वगैरह मैंने बताए कि वर्टेक्स कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, एजेस कितने होती हैं। फिर उसके बाद हेक्सागोनल प्रिज्म, और इसी तरह से हमने हेक्सागोनल पिरामिड की बात की और उनके ताल्लुक से भी हमने वर्टेक्स, फेसेस और एजेस के ताल्लुक से सीखा। अब जो ताल्लुक की मैं बात कर रहा था वो आपको मैं बताता चलूँ कि ये वर्टेक्स और ये फेसेस, इन दोनों की जब हम जमा कर देते हैं तो हमारा जवाब बनता है 14।
और उसमें से जब हम नफ़ी कर देते हैं एजेस की कीमत, तो हमारा जवाब बनता है 2। ध्यान में रखिए, हमारा v में जमा किया हमने f और नफ़ी किया e, तो हमारा जवाब कितना आया है? 2 हमारा जवाब आ रहा है। यही बात यहाँ पर भी होती है कि देखिए, तो 5 और 5 10, नफ़ी 8 करेंगे तो फिर से आपको जवाब 2 मिलेगा। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं? तो हम लोग v के अंदर जमा कर रहे हैं f को और फिर नफ़ी कर रहे हैं e को, तो हमारा जवाब कितना आ रहा है? वो हर मर्तबा 2-2 आ रहा है। इसको आप लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। फिर से यहाँ पर 10 और 7 की हमको जमा करना है, तो जवाब बनेगा 17। 17 में से 15 नफ़ी करना है, तो हमारा जवाब आएगा 2। इसी तरह से 6 में 6 जमा करेंगे तो जवाब आएगा 12। 12 में से 10 नफ़ी करेंगे तो आपका जवाब बनेगा फिर से 2। देखिए किस तरह से ये ताल्लुक आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए था। उसके बाद v और f की जमा करते हैं तो जवाब आएगा 20। 20 में से 18 नफ़ी करते हैं तो आपको जवाब देखने मिलेगा 2। इसी तरह से 7 और 7 14, 14 में से 12 नफ़ी करेंगे, आपका जवाब बनेगा 2। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि ये खास ताल्लुक है कि v जमा f नफ़ी e बराबर 2। इस फॉर्मूले को कई बार f जमा v नफ़ी e बराबर 2 लिखा जाता है, और कई बार इस e को राइट साइड में लेकर जाते हैं और इस तरह से बनता है e जमा 2। तो लेफ्ट साइड में बनता है f जमा v और राइट साइड में बनता है e जमा 2। इन जाब्तों की मदद से या इसमें से कोई जाब्ता इस्तेमाल करके f, v और e में से 2 कीमतें अवेलेबल हों, तीसरी कीमत हम इस जाब्ते का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। ये जाब्ता सबसे पहले आइलर्स इन मैथमेटिशियन ने बताया था, इसीलिए उनके नाम की मदद से हम कहते हैं आइलर्स फार्मूला, या उर्दू में कहलाता है आइलर का जाब्ता। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें पसंद आई होंगी। आखिर में आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।